चलिए, तो जैसा कि आप बच्चों को पता है कि हम लोग का चल रहा था बच्चे प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, आज हम लोग कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। 1 घंटे में बहुत आराम से खत्म हो जाएगा, सो डोंट वरी। ये वाला जो मैंने काटा था ये सब हट गया था। आपको याद है हमने इंश्योरेंस कर लिया था, यस सर। है ना? ये तो छोटे छोटे सिंपल से हैं भाई। एड्रेस है तो लोकेशन, नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर। ऐसी स्टॉक ब्रोकिंग भी था। टेलीकम्युनिकेशन ना थोड़ा सा बड़ा है, यहाँ पे आपको कम लिखा हुआ दिख रहा है, मैं उस पर बात करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं कुछ छोटे छोटे और कर लेता हूँ, अगर तुम्हें याद हो। आई थिंक मैंने इवेंट मैनेजमेंट नहीं कराया होगा आपको, यस सर, ये नहीं हुआ नहीं। है ना? हाँ, ये नहीं हुआ था। और ट्रेनिंग वाला तो हो गया था, एडमिशन वाला ये भी हो गया था, ये भी हो गया था। रेस्टोरेंट केटरिंग हो गया था। देन इमोल प्रॉपर्टी का जो बड़ा वाला था वो हो गया था, है ना? तो आइए इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में सोचते हैं। ठीक है, 12 सबसेक्शन 7 ना किस चीज का प्लेस ऑफ सप्लाई बताते हैं बच्चे? कि अगर आपको कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है? सबसे पहले आप एक चीज समझिए। जैसे इवेंट ऑर्गेनाइजेशन का ना तुम ऐसे सोच सकते हो कि सर, मतलब इवेंट ऑर्गेनाइज कैसे? जैसे कि सपोज करो किसी को अपनी शादी करनी है, और वो कह रहे हैं भाई तुम ना मेरा पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज करो, और उसके मैं तुम्हें 2 करोड़ दे दूंगा। इमूवेबल वाले जहां शादी होनी है उसका किराया तो मैं दूंगा ही दूंगा, लेकिन तुम पूरा सेटअप, कैसे इवेंट्स होंगे, सबका कोऑर्डिनेशन, किसको कौन सा रूम मिलना चाहिए, सारी चीजें दिमाग तुम्हारा होगा, तो मैं उसका तुम्हें पैसा दूंगा। मुझे बताइए ऐसा होता होगा या नहीं होता होगा? यस सर। एंड आप इसको थोड़ा सा कॉर्पोरेट लेवल पे सोच लीजिए कि कंपनी ने किसी को हायर करा कि भाई तू मेरा एजीएम का पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज कर ले। शेयर होल्डर्स आएंगे, उनके खाने का, उनके रहने का, जो आउट स्टेशन शेयर होल्डर्स आ रहे हैं, एलआईसी कंपनी के शेयर होल्डर्स आ रहे हैं। सो बेसिकली दे ऑर्गेनाइज द इवेंट्स। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि सर अगर वो ऑर्गेनाइज कर रहा है, ठीक है, तो अब सवाल ये है कि वो सप्लायर जो भी है वो किसको सर्विस दे रहा है? अगर जिसको वो सर्विस दे रहा है ही इज अ रजिस्टर्ड रेसिपिएंट। जैसे मैं एक इवेंट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी हूं, मैं एक बंदा हूं जो ये सर्विस दूंगा, और मैं रिलायंस को दे रहा हूं ये सर्विस। तो आप मुझे बताइए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? लोकेशन ऑफ रिसीप्ट की लोकेशन। एग्जैक्टली और ये बड़ा सिंपल सा प्रोजेक्ट देखो। रिलायंस कंपनी का ऑफिस का है सर मुंबई, पर एजीएम कहाँ हो रही है, इवेंट पूरा कहाँ ऑर्गेनाइज हो रहा है? गोवा में। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चे। आपको एकदम क्लैरिटी से पता होना चाहिए कि अगर मैं एक रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा हूं तो उसका जो लोकेशन है वो है। मैं दिल्ली का, एजीएम दिल्ली में हो रही है, सोचिएगा। इवेंट मैनेजमेंट कंपनी दिल्ली की, एजीएम कहाँ होगा? इरोस दिल्ली, जो नेहरू प्लेस में इरोस होटल है। किसके लिए हो रही है? रिलायंस, जो कि महाराष्ट्र में है। तो आप मुझे बताइए व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ दिस सर्विस? महाराष्ट्र। दोनों एग्जैक्टली, स्टेट्स। यस सर। महाराष्ट्र, है ना? तो कौन सा टैक्स लगा दूंगा बच्चे में? आईजीएसटी। क्योंकि आईजीएसटी। सप्लायर इधर का है, दिल्ली का है, प्लेस ऑफ सप्लाई उधर है, और महाराष्ट्र वाला खुश आईटी से मिल गया। लेकिन अगर ये जो बंदा है जिसको मैं सर्विस दे रहा हूं, यानी कि जो रेसिपिएंट है, वो अगर अनरजिस्टर्ड है, तो दो बातें हो जाएंगी। ठीक है, अगर तो इन इंडिया है, अब वो अगर इवेंट जो है वो इंडिया में हो रहा है, मतलब एक जैसे आप कह सकते हैं कि एक अनरजिस्टर्ड बंदा है, वो कह रहे हैं मेरी शादी करवा दो जयपुर में, तो इंडिया में वो बंदा है। ठीक है, आप मुझे बताइए लोकेशन वेयर इवेंट इज हेल्ड। बताइए कोई दिक्कत? नो सर। और अगर वो आउटसाइड इंडिया इवेंट हो रहा है, ठीक है, ये जो इवेंट वो बंदा कहाँ है देखो। अगर आपको याद हो, थोड़ा सा आप हो सकता है कंफ्यूज ना हो जाओ। सेक्शन 12 तभी लगता था कि जब सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों कहाँ होते हैं? इंडिया में। हाँ, ठीक है। तो आप ये समझो रेसिपिएंट तो इंडिया में ही है, मैं इधर इवेंट की बात कर रहा हूं। या तो इवेंट इंडिया में है या तो इवेंट आउटसाइड इंडिया है।
अगर इन इंडिया तो लोकेशन वेयर इवेंट इज हेल्ड, और अगर आउटसाइड इंडिया तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। आराम से देख लीजिए। देखो भैया, आप सामने वाली पार्टी हो, इवेंट कराना है आज ही करा देंगे जी, बोलिए। आप रजिस्टर्ड हैं, बस इससे बढ़िया कोई बात नहीं, आपका एड्रेस ले लिया, बात खत्म। आप रजिस्टर्ड नहीं है, ओहो। इवेंट किधर है? जयपुर में। तो जहां इवेंट हेल्ड हुआ वो प्लेस ऑफ सप्लाई। भाई अनरजिस्टर्ड हो तो क्या झमेला पाल रहे हो? आईटीसी का तो कोई झमेला ही नहीं है। जहां इवेंट हुआ वो प्लेस ऑफ सप्लाई। और जो अमेरिका में इवेंट है, तो आपका एड्रेस लूंगा और वो प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। कहिए, कोई दिक्कत? नो सर। अब मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं। ये जो नोट है ना, ये नोट है सर्विस के लिए ही है, इवेंट मैनेजमेंट के लिए। ठीक है? तो ये नोट इज रिलेटेड टू दिस। और आप मुझे बताइए वो क्या बोल रहा है। ये वाला जो नोट है, ये सिर्फ और सिर्फ कब लगेगा, क्या मुझे बता सकते हैं? एप्लीकेबल फॉर रजिस्टर्ड रेसिपिएंट और अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट। अनरजिस्टर्ड। एग्जैक्टली exactly. मतलब ये नोट इसके लिए है। और वो ये कह रहा है कि अगर इवेंट इज हेल्ड इन मोर देन वन स्टेट, मतलब जो मेरे पास ये भाई आया कह रहा है जयपुर में भी शादी करूंगा, गोवा में एंगेजमेंट करूंगा, ऐसा कुछ है, तो यानी कि इवेंट इज हेल्ड इन मोर देन वन स्टेट, और मैंने अगर कंसोलिडेटेड प्राइस चार्ज करा है, ठीक है, तो पहली बात तो अगर मैं बता दूं जयपुर का इतना, गोवा का इतना, तो एज पर दी कॉन्ट्रैक्ट। और अगर नहीं, तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। मतलब सर आपको मतलब जानने की कोई जरूरत नहीं है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से क्या है हमें नहीं जाना, हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि रूल 5 ऑफ आईजीएसटी क्या कहते हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अब आप बोलोगे सर अगर रजिस्टर्ड बंदा होता, और अगर वो कहता कि मेरी एजीएम एट द सेम टाइम केरला में भी होगी, गोवा में भी होगी, क्योंकि मेरे इन्वेस्टर नहीं आ सकते, मैंने 10 जगह ऑर्गेनाइज करा दी है, थ्रू टेली कॉन्फ्रेंसिंग, थ्रू प्रोजेक्टर्स एंड एवरीथिंग। तो बात ऐसी है जी, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट चाहे एक जगह हो रहा हो, चाहे मोर इवेंट इन वन और मोर स्टेट। कहिए साहब जी, कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। और एक बात और, चाहे तुम्हारा इवेंट इंडिया में हो, चाहे तुम्हारा इवेंट आउटसाइड इंडिया हो, अगर तुम रजिस्टर्ड हो, तो बस मैंने क्या पकड़ लेनी है बात को, तेरा एड्रेस पकड़ना है बस भाई। तू जो मर्जी कहानी बनाता रहे, प्लेस ऑफ सप्लाई जो तेरा एड्रेस है भाई। इवेंट हो रहा है 25 स्टेटों में, बाहर भी हो रहा है, नहीं जानना मुझे भाई। तू रजिस्टर्ड है ना, तू बस अपना एड्रेस भेजो, प्लेस ऑफ सप्लाई। सोचो, अब पेपर में क्या होता है, कहानी लिखी हुई आ जाती है बच्चे। और इन सब बातों का कंक्लूजन देखो क्या निकल रहा है, कि अगर वो बंदा रजिस्टर्ड है, तो उसका एड्रेस, वेदर द इवेंट इज इन इंडिया, वेदर आउटसाइड इंडिया, वेदर दैट मीटिंग इज हेल्ड इन 10 स्टेट्स, इररिस्पेक्टिव गाइस। बट अगर हाँ अनरजिस्टर्ड है, ठीक है, तो जहां पे इवेंट हेल्ड है, अगर इंडिया में, और अगर बाहर है, तो भाई तेरा एड्रेस। आपको ये दिमाग में प्रोसेस्ड होना चाहिए। कोई दिक्कत बच्चे? नो सर। एक इनपुट दो, जब तुम प्लेस ऑफ सप्लाई अगर तुम मॉड्यूल से पढ़ रहे हो, इलस्ट्रेशंस पढ़ रहे हो, तो समझ आ रही है या दिक्कत आ रही है? पढ़ा था अभी? स्टार्टिंग की एक दो पढ़ी थी, ठीक थी, मतलब आ गई तब थी। ठीक है। हाँ, लैंग्वेज वाइज तो आ रही हैं। ठीक है, अभी एक बार देख भी लेंगे, क्योंकि अभी आपके यहाँ प्रोविजन आ रहा है पर मेरे सामने स्क्रीन पे वो नहीं ले रहा मैं, तो एक बार देखते हैं। ठीक है, बस खत्म ही होने वाला है। तो भाई इवेंट मैनेजमेंट कंपनी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, ठीक है, लेकिन ये टेबल अगर तुम्हें याद है, मतलब सॉर्टेड हो जाता है। अच्छा, अब मैं तुम्हारे साथ बात करना चाहता हूँ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। देखो जी, बहुत बढ़िया बात बताता हूं। अभी आप सभी मान लीजिए आप कंपनी हो, ठीक है, जैसे हर्षिता जी आई है, कार्तिक, साक्षी, संजना जी, ठीक है, तो मान लीजिए हर्षिता जी, आपकी कंपनी का नाम है हर्षिता लिमिटेड।
और आप मुझे सामान दे रहे हो, मैं एक ट्रांसपोर्टर हूँ, ठीक है, आप मुझे सामान दोगे और मैंने डिलीवर करना है जो एड्रेस आप बोलोगे, क्योंकि मेरा तो जीटी है, ट्रक का बिजनेस है। तो आपकी कंपनी का नाम है हर्षदा लिमिटेड। मैं आपके पास आया, सामान लिया, और आपने भेज दिया साक्षी लिमिटेड के पास। हालांकि वो जो भी लिमिटेड हो कुछ हो, अभी कोई दिक्कत नहीं, अभी हम कंपनी का ऑरा बना देते हैं पूरा। तो आप मुझे बताइए, रेसिपिएंट कौन है? याद है आपको, मैंने जीटीए के अंदर या वैसे कॉमन सेंस में भी, हर्षदा जी मुझे पैसा दे रही हैं, तो हु इज द रेसिपिएंट? मैं। एग्जैक्टली, कहने से हर्षदा लिमिटेड। यस सर। तो बेसिकली अगर आप देखोगे, क्या लिख रहा है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। थोड़ा सा टेबल समझ के चलना। इज इन इंडिया। मुझे बताइए हर्षदा जी, आप साक्षी लिमिटेड को दे रहे थे, तो वो इंडिया में ही ऑफिस है, यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन है, तुम अपने घर से साक्षी के घर तक भेज रही थी, तो वो विद इन इंडिया या आउटसाइड इंडिया? विद इन इंडिया। विद इन इंडिया। और रेसिपिएंट कौन है? हर्षदा लिमिटेड। सो यू आर अ रजिस्टर्ड पर्सन। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा बताइए? लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। समझ आया आपको? यस सर। और अगर हर्षिता जी, आप हर्षिता लिमिटेड नहीं हो, आप हर्षिता इज सेंडिंग गुड्स टू साक्षी, ठीक है, तुम्हारा घर शिफ्ट हो रहा है, तुमने अपना सारा सामान साक्षी के घर में शिफ्ट कर दिया, मैं जीटीए ट्रक वाला, तो मैं पहली बात तो विद इन इंडिया ट्रांसपोर्ट करा रहा हूं, और किसको सर्विस दे रहा हूं? टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो आप मुझे बताइए, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? वेयर सच गुड्स आर हैंडेड ओवर फॉर ट्रांसपोर्टेशन। मतलब हर्षदा जी, मैं आपके घर पर आया, आपने वो सारे गुड्स मुझे दे दिए, तो आपने हैंड ओवर जहां पे मेरे को करे, वो प्लेस ऑफ सप्लाई है। अब मतलब मेरे, जहाँ जब जी ट्रांसपोर्टर को हैंड ओवर कर रहे हो, जहाँ पे एग्जैक्टली, लैंड हुए वो गुड्स, वो वाली जगह नहीं, नहीं। हाँ वो नहीं है। जैसे हर्षदा दिल्ली में रहती है और साक्षी यूपी में रहती है, तो मैं हर्षदा के घर गया, उसने सारे गुड्स मुझे दिए, मैंने ट्रक में चढ़ाया और यूपी चले गए गुड्स। इंपॉर्टेंट बात क्या है? मैंने सर्विस, मेरे को पैसा कौन दे रहा है? हर्षदा दे रही है। तो रेसिपिएंट मेरा कौन है? अनरजिस्टर्ड। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? जहां आपने मुझे हैंड ओवर करा है, दिल्ली हो जाएगा। यस सर। क्लियर है? अब ये होता कि भाई, मैडम ने ट्रांसपोर्ट कहाँ करना है? आउटसाइड इंडिया। ओ माय गॉड, ट्रांसपोर्टेशन कहाँ हो रही है बच्चे? आउटसाइड इंडिया। मतलब सर, मतलब ये कि हर्षदा जी, मैं आपके घर आया, आपने मुझे सामान दिया, मैंने कहा मैडम कहाँ भेजना है इसको, आपने बोला यूएसए। मैंने कहा है? तो फिर मैंने एक सवाल पूछा कि ये रेसिपिएंट कहाँ का है? आपने बोला वो तो साक्षी, वो तो यहीं रहती है, उसका एक उधर कोई घर है या एक लोकेशन है, वहां भेजने हैं बस मैंने गुड्स। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं ये, क्योंकि ये भूलिएगा मत कि सेक्शन 12 तभी लगता है जब क्या होता है? दोनों लोकेशन ऑफ इंडिया में होते हैं। सप्लायर एंड लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट बोथ शुड बी इन इंडिया। तो तुम भी यही हो, साक्षी भी यही है, लेकिन गुड्स वहां ट्रांसपोर्ट करे जा रहे हैं। और वैसे अगर मैं बोलूं, मैं एक बार थोड़ा सा और ज्यादा मैंने ऐसी जबरदस्ती बोल दिया, सप्लायर कौन है? मैं, मेरा ऑफिस इधर है। रेसिपिएंट कौन है? मुझे तो हर्षिता पैसा दे रही है ना, साक्षी जहां मर्जी हो, मुझे क्या लेना देना उससे? आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? हु इज द यस सप्लायर सर। इन दिस केस? यस सर। जीटीए। जीटी। हु इज द रेसिपिएंट? जो मुझे पैसा देगा, वो हर्षिता है। हर्षिता इधर ही है। साक्षी चाहे यूएसए में रहती हो, गुड्स जा रहे, तो मैं क्या करूं सर? मेरे को साक्षी के एड्रेस का क्या लेना देना? तो क्या सेक्शन 12 लग जाएगा? तब भी बिल्कुल लग जाएगा। अब मुद्दे की बात यह है, इफ द रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड, तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, अरे सर ये तो बात सेम ही हो गई, हाँ बेटे हाँ। एंड इफ द रेसिपिएंट इज अनरजिस्टर्ड, जहां पर हैंड ओवर है। ओ माय गॉड, क्या मैं कह सकता हूं सेम ही तो बात है?
Yes, sir. हाँ जी। तो बात इतनी सी ही है, बस आपको इसी पैटर्न पे याद करनी होती है। बातें छोटी छोटी इतनी होती है कि उस टाइम पे सब याद आ जाए और कंफर्म्ड हो जाए, ये बड़ी बात होती है। कहिए, क्या आपको ट्रांसपोर्टेशन वाला क्लियर है? यस सर। एंड बहुत सिंपल है बच्चे, आपने भी लाइफ में कोरियर करा होगा। सपोज करो आपके कोई रिलेटिव चंडीगढ़ में रहते हैं, कीप इट वेरी सिंपल। चंडीगढ़ में रहते हैं एंड यू वांट टू सेंड समथिंग, जैसे कि कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं और आप उनके घर भेजना चाहते हैं। ठीक है, आपको पता है जनरली ड्राई फ्रूट्स हम ऑनलाइन ऑर्डर करना है या उसी शॉप से लेते हैं जो हमें भरोसे की होती है। मानते हो इस बात को? यस सर। Yes, sir. क्योंकि ड्राई फ्रूट्स में ना आई वुड नॉट प्रेफर बाइंग ऑनलाइन इवन विद अ ब्रांड, क्योंकि उसको ना थोड़ा मतलब हवा लगनी चाहिए ड्राई फ्रूट्स को, कीड़े नहीं होने चाहिए, तो आप देख के लेते हो ड्राई फ्रूट्स को। तो मैंने ड्राई फ्रूट्स खरीदे भाई, मैं मालवीय नगर में एक शॉप जानता हूँ, मैं ड्राई फ्रूट्स लिए 10,000 के। अबे मुझे चंडीगढ़ भेजने हैं, तो मैं कैसे भेजूं आप मुझे बताओ। आपने देखा था वो कोरियर वाले होते थे, वो जो शॉप्स होती थी लोकल, उधर जाओगे वो वे करेंगे, बताएंगे इतना पैसा लगेगा, चंडीगढ़ पहुंचा देंगे। मानते हो ऐसा? Yes, यस सर। sir. ठीक है, तो बेसिकली सोचो तुम ड्राई फ्रूट लेके गए कोरियर वाले के पास, तो सर मैं उसे पैसा दूंगा, तो मैं रेसिपिएंट हूँ, वो सप्लायर है, मैं तो अनरजिस्टर्ड, तो मैंने हैंड ओवर कहाँ करा? दिल्ली में। सप्लायर किधर का? दिल्ली का। मैंने हैंड ओवर कहाँ करे? दिल्ली में। तो वो प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली हो गया, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाएगा। आप समझ रहे हो? Yes. Yes, sir. और अगर मैं रजिस्टर्ड होता तो तो प्लेस ऑफ आपकी लोकेशन। लोकेशन। एग्जैक्टली, वो तो तो मेरी सीधी। लोकेशन हो जाती। बताइए, कोई दिक्कत? No, sir. नो चलिए, सर। कूल। ये बस सारी बातें सुन लेंगे, फिर एक बार टाइम इस पे लगाएंगे कि क्या है। अगला भी बहुत अच्छा है, दैट इज पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। आप ट्रेन लेते हैं, आप ट्रेन लेते हो, एक सेकंड, मैंने भी, ठीक है बच्चे, आप ट्रेन लेते हैं, फ्लाइट लेते हैं। फ्लाइट कैसे बुक करते हो? एक बार फ्लाइट का एग्जांपल ले लेते हैं, मैं डीएमआरसी की बात भी कर लूंगा, ठीक है। और ये पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस वही है जो उबर, ओला, ऑटो, रैपिडो सब चीज है इसमें, ठीक है। थोड़ा सा सोफेस्टिकेटेड रख लेते हैं, फ्लाइट ले लेते हैं। फ्लाइट बुक कैसे करते हैं आप? कहने से कौन सी ऐप कॉमनली यूज करिए फ्लाइट या ट्रेन के लिए? ट्रेन के लिए नहीं, फ्लाइट का कर लेते हैं। मेक माई ट्रिप से हो जाती है, चाहे होटल्स हो चाहे फ्लाइट्स हो। Yes, sir. ठीक है, तुम मेक माई ट्रिप में जाते हो, तुम देखते हो भाई इंडिगो की फ्लाइट जा रही है, एयर इंडिया जा रही है, कहाँ से कहाँ जा रहे हो? दिल्ली से जा रहे हो गोवा, तो स्टार्ट कहाँ से कर रहे हो? दिल्ली, जाओगे कहाँ? गोवा। और जनरली तुम सिर्फ वन वे बुक करते हो या बोथ वेज बुक करते हो? बोथ वेज। एग्जैक्टली exactly. ठीक है, तो राउंड ट्रिप बुक करते हैं आप कि भाई हम सर इस दिन जाएंगे और 4 दिन वहां स्टे होएगा, और 5th डे पर इतने बजे गोवा की फ्लाइट है और हम दिल्ली में लैंड कर जाएंगे। इसी तरीके से ही हम लोग का वेकेशन प्लान होता है। Yes, sir. ठीक यस है, सर। तो मैं आपको कह रहा हूं कि अगर जो रेसिपिएंट है, जो हम लोग हैं, आप पहले कॉमन अपने पे लीजिए, जो रेसिपिएंट है वो कौन है बच्चे? अनरजिस्टर्ड। आप में वी बुक फ्लाइट्स, 4 लोग जा रहे हैं, फैमिली में 8 लोग जा रहे हैं, तो व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? प्लेस ऑफ सप्लाई होता है जहां से पैसेंजर एम्बार्क करता है, दैट मीन्स जहां से वो स्टार्ट करता है। विच मीन्स अगर आप अभी दिल्ली टू गोवा फ्लाइट बुक करेंगे, लेट मी टेल यू, पहले सिंगल दिल्ली टू गोवा, तो एयर इंडिया के थ्रू, ठीक है। तो लोकेशन ऑफ सप्लाई, लेट सपोज दिल्ली है, एयर इंडिया का ऑफिस दिल्ली में, व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? दिल्ली। हाँ जी, Delhi. बिल्कुल, तो यही लिखा हुआ है कि मैं दिल्ली टू गोवा बुक करा और 10,000 है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? दिल्ली।
तो हम जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, 19 फरवरी को गए, 19 फरवरी को गोवा पहुंच गया, फिर मैं 25 फरवरी को यहाँ से चलूंगा और मैं वापस दिल्ली आ जाऊंगा। अब आप मुझे बताइए इस वाले बिल का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? गोवा। गोवा। आप जहाँ स्टार्ट से कहाँ स्टार्ट से किया कर रहे है। हो? जहां से गोवा। स्टार्ट कर रहे हो आप। और अब आपके दिमाग में आएगा सर, जब हम राउंड ट्रिप करते हैं तो हम उसे ये माने कि जहां से अभी स्टार्ट हो रहा है, या इसको सेपरेट जर्नी मानी जाती है? सेपरेट मानी जाती है। ठीक है, तो आप यहां पर बस छोटा सा लिख सकते हैं, इन केस ऑफ राउंड ट्रिप ईच ट्रिप इज कंसिडर्ड एज सेपरेट ट्रिप। आप अगर कभी डिटेल्ड में उस इनवॉइस को खोल के देखेंगे तो वो दो तरीके का प्लेस ऑफ सप्लाई लिखेगा अपने इनवॉइस पे, कि जी आपका दिल्ली से गोवा का इतना भाड़ा, इसका प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली है। और जी आप गोवा से इधर आओगे तो उसका इतना भाड़ा, उसका प्लेस ऑफ सप्लाई अलग होगा। सप्लायर का तो सेम होगा, लोकेशन ऑफ सप्लायर तो सेम है, पर प्लेस ऑफ सप्लाई दो होंगे उसमें। तो ये आपको ध्यान रखना है कि राउंड ट्रिप के अंदर भी इट डजंट मीन कि वो सिंगल ट्रांजैक्शन है, वो सेपरेट रहने वाली है। क्या आपको ये बात क्लियर है बच्चे? यस सर। और अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल देता हूँ। आपको पता है ईवाई के अंदर जो पार्टनर्स होते हैं ना, ठीक है, आप सीन कि जागृति मैम के जो बॉस हैं, ठीक है भाई, वो 365 डेज में से 200 दिन ट्रैवल करते हैं भाई। ठीक है, पार्टनर्स की बहुत मीटिंग्स होती है बच्चे। दे गो टू यूएस, कम बैक फॉर 1 डे, अगेन दे गो टू सम अदर कंट्री, देन बहुत ट्रैवल होता है भाई। ठीक है, तो मुझे बताइए उसका पैसा वो पार्टनर दे रहा है या ईवाई दे रहा है? सर आप एक मिनट रिपीट करोगे, मैं डिस्कनेक्ट से हो गई हाँ, थी। मैं आपको ये कह रहा हूं कि जैसे ना जो कॉरपोरेट्स होते हैं जैसे ईवाई है, तो उसके जो पार्टनर्स हैं, क्या वो बहुत ज्यादा ट्रैवल करते होंगे अक्रॉस इंडिया, आउटसाइड इंडिया? बिल्कुल करते हैं। ठीक है, तो यस सर। आपके हिसाब से वो जो ट्रैवलिंग होती है 365 दिन में से ना 200 दिन, मतलब एक पार्टनर थे जागृति मैम के जो बॉस थे, तो वो बहुत ट्रैवल करते। ठीक है, तो तुम्हें क्या लग रहा है वो 200 दिन ट्रैवल का मतलब है कि भाई वो बंदा 100 फ्लाइट तो पकड़ता था आराम से। तो इसका खर्चा कौन उठाएगा, दैट पार्टनर या ईवाई? ईवाई उठाएगा। तो एयर इंडिया या जेट या इंडिगो किसको सर्वे दे रहा है, पार्टनर को या ईवाई को? बिलिंग किसको करता होगा? ईवाई को। वह तो। एग्जैक्टली, बिलिंग विल गो टू ईवाई, ईवाई विल पे। ठीक है, तो रेसिपिएंट कौन हुआ, रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड? रजिस्टर्ड। रजिस्टर। तो बात यह है कि अगर ये रजिस्टर्ड है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। पहले बताइए यहां तक क्लियर है? यस सर। यस सर। रीजन वही है कि रेसिपिएंट का ले लो और उससे क्या हो जाता है, आईटीसी मिल जाता है। अब आगे सुनिएगा, दिल्ली मेट्रो। ओहो, दिल्ली मेट्रो में तो हम डेली ऐसे नहीं कर रहे, हम तो किसी भी स्टेशन पे जाते हैं, ए भैया 5,000 का रिचार्ज कर रहे, या 1,000 रुपए का रिचार्ज कर, और फिर मैं कहीं भी घूम रहा हूं। तो क्या उसमें प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगी? यानी कि कुछ रिचार्ज के बेसिस पे आज के टाइम पे सर्विसेज चल रही हैं कि यू हैव अ कार्ड, उसमें आप एक रिचार्ज करते हैं, और एट द टाइम ऑफ इशूइंग यू, क्या मुझे पता है आप कौन कौन से स्टेशन पे जाओगे, कहां पे नहीं। रुकोगे? हाँ, और ऐसा भी है, क्या मैं कह सकता हूँ नोएडा में भी मेट्रो चल रही है, वहां पे भी चलता है हमारा? यस सर। हाँ। ऐसा भी है। तो सर मतलब जो डीएमआरसी है वो कैसे करेगी सर? जैसे सपोज करो, जैसे सपोज करिए आप बच्चों के पास मेट्रो कार्ड यस सर। है ना? तो वेरी गुड। अब जैसे सपोज करो कार्तिक जी ने ये हौसखास मेट्रो स्टेशन या तेरे घर पे जो भी मेट्रो स्टेशन पास पड़ता है, तूने उस मेट्रो स्टेशन वाले को 5,000 रुपए दिए, और किसको दिए, मैं डीएमआरसी लिख देता हूँ, डीएमआरसी जीके वाला जो ग्रेटर कैलाश का वो है,
और डीएमआरसी वाला क्या कर देता है, तुमको एक कार्ड दे देता है जिसमें रिचार्ज कितना और हो जाएगा बच्चे, 5,000। यही है ना? यस यस सर। सर। अब एक बात बताओ, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ सप्लायर? दिल्ली। दिल्ली। व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? अब ये डिपेंड करता है। प्लेस ऑफ सप्लाई होगी, अगर कार्तिक जी, अगर तेरा एड्रेस ऑन रिकॉर्ड्स है, क्या डीएमआरसी वाले एड्रेस पूछते हैं आपसे? नहीं नहीं, पूछते, मुझे नहीं लगता है ना। नहीं पूछते। बट लेट सपोज कि उन्होंने पूछा और इसने दे दिया, तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। और अगर एड्रेस ऑन रिकॉर्ड्स नहीं है, तो क्या हो जाएगा, लोकेशन ऑफ सप्लायर। और अगर आप बोल दो सर ये ईवाई ने कार्ड इशू करवाया है सबको, सारे अपने एम्प्लॉय को 5-5 हजार का, तो वो रजिस्टर्ड है, तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट हो जाएगा। बताइए, कोई दिक्कत? नो नो सर। सर। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि इन केस अगर कार्तिक तू रजिस्टर्ड होता, इन केस रजिस्टर्ड, थोड़ा सा छोटा जा रहा है बट नोट्स बढ़िया बन जाएंगे। इन केस रजिस्टर्ड, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। अब आपकी पूरी कहानी एकदम तैयार है इस चीज की। बताइए, कोई दिक्कत बच्चे यहां तक? नो सर। अब हमारा ना एक टेलीकॉम रह गया बस। और ये जो एडवर्टाइजमेंट वाले है तो हट गए, जरा सा पैराग्राफ रह गया। मैं टेलीकॉम वाला ना, तो मैं पहले ओरली बता देता हूँ, ठीक है? मेरा फोन लैपटॉप बंद होने वाला है, 1 मिनट ना बस। 11% है, 1 मिनट देना बस। चलिए, आवाज आ रही है बच्चों को? यस सर। ठीक है, मैं ना आपके साथ ना टेलीकॉम सर्विस डिस्कस कर रहा हूँ। और ये इजी है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से लिखी हुई है, बट डोंट वरी, आपको समझ आ जाएगा, बहुत लॉजिकल है। एक बात बताइए। हाँ जी, जल्दी बोलो क्लास में। हाँ, ठीक, ओके ओके, ठीक है, ओके। हाँ जी, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताओ, आप सब बच्चों के घर में जो टीवी लगा हुआ है, अब उस पे आपने डिश एंटीना लगा हुआ है, जैसे टाटा स्काई होता था, ऐसे एयरटेल होता है, या मतलब अब मतलब कोई ऐसा लगा नहीं हुआ और नेटफ्लिक्स एंड उसकी सब्सक्रिप्शन ले लेते हो? हाँ वो तो पहले ही था, अब तो सब्सक्रिप्शन वगैरह ही चलता है। एग्जैक्टली exactly. बट एक बार पहले वाली बात है, क्या आज भी कुछ घरों में होगा वो? हाँ, होता है। हाँ होता है। एग्जैक्टली exactly, है ना, आज भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो व्हाट इज द लोकेशन ऑफ सप्लायर? लेट सपोज एयरटेल का वो है, तो लोकेशन ऑफ सप्लायर एयरटेल का तो फिक्स्ड ही होगा ना, एक जगह का, है ना? हम कभी भी लोकेशन ऑफ सप्लायर पे कहाँ देखते हैं? वो तो क्वेश्चन बता देगा कि भाई वो बंदा चंडीगढ़ का है सप्लायर, तो लोकेशन ऑफ सप्लायर चंडीगढ़ हो जाएगी। ठीक है? तो बट व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, कि उसने सर्विस कहां पे दी, जहां पे इंस्टॉल करा। तो जितनी भी ये जो टेली कम्युनिकेशन चीजें है ना, टेली कम्युनिकेशन के थ्रू हम क्या क्या यूज कर रहे हैं, देखो वाईफाई हम यूज करते हैं, हम डीटीएच, ये जो डिश एंटेना वाला होता है वो यूज करते हैं, और हम लीज लाइन पे वो फोन भी ले लेते हैं जो तारों से, वो जो लैंडलाइन फोन होता था। और कोई आपको लग रहा है कि जो थ्रू वायर्स आपके घर तक आ रहा है? कहने से ये 3 चीजें ही हैं, यही है। यस सर। हाँ। है ना? तो अगर तुम पहला पॉइंट देखोगे, टेलीकॉम की 3 सर्विस ऐसे बटी हुई है। तो सबसे पहला पॉइंट, फिक्स्ड कम्युनिकेशन लाइन, जिसमें लीस्ट सर्किट भी होता है। ठीक है, क्या कोई जानना नहीं है तुम्हें इसमें। फिक्स्ड कम्युनिकेशन लाइन हो गया तुम्हारा, ठीक है, वही वाईफाई हो गया, राउटर लग रहे हैं, केबल और डिश एंटेना। तो आप मुझे बताइए इसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, जहां पे भी लोकेशन
ऑफ इंस्टॉलेशन। बहुत ही सिंपल है। मुझे बताइए, कोई दिक्कत यहाँ तक? नो नो सर। सर। ठीक है, सिंपल सी चीज है। दूसरा, पोस्ट पेड मोबाइल। आप बच्चों का पोस्ट पेड है या प्रीपेड है? पोस्टपेड मतलब इफ इट इज बाद में। पोस्ट पेड, हम मेरे को दोनों डिस्कस करने हैं। लेट्स सपोज पोस्ट पेड। क्या पोस्ट पेड के लिए, जैसे मेरा फोन में भी ना पोस्ट पेड कनेक्शन है, ठीक है? ठीक है, मतलब तो जैसे हम बाद में भरते हैं ना पैसे, वो ना। एग्जैक्टली दैट इज कॉल्ड पोस्ट पेड। और जिसमें आप ऑनलाइन पेमेंट या वो स्क्रैच कार्ड्स होते थे ना, और अब तो तुम यूपीआई के थ्रू ऑनलाइन जाके पे कर देते होगे, ऐप में प्रीपेड का भी रिचार्ज हो जाता होगा, ठीक है? हाँ हाँ। मैं अभी पोस्ट पेड की बात करता हूं। जैसे मेरा पोस्ट पेड प्लान है, ठीक है? तो वो प्लान क्या है, 800 रुपये या 900 है, मुझे नहीं पता। आता है, मैं पे करता हूँ। तो आप मुझे बताइए, पहले मैं यूज करता हूँ फिर पे करता हूँ, या पहले पेमेंट करनी होती है? पहले यूज करते हैं। पेमेंट कर। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पोस्ट पेड। और प्रीपेड होता है यूज करने, फोन पे बात करनी है, रिचार्ज नहीं है, रिचार्ज करो, पहले पेमेंट करो, फिर यूज करो, ठीक है? अब मुझे बताओ, पोस्ट पेड कनेक्शन में क्या एयरटेल वाले ने बाहर, कोई घर के बाहर मेरी तारें लगा रखी है? नहीं। है ना? तो मैं इसको भाई लेके चाहे जम्मू कश्मीर चला जाऊं, कोई तारे थोड़ा ना जा रही है साथ में। पर जो वाईफाई होता है, जो लैंडलाइन होता है, उसमें तो तारे लगती है ना, तो वो इंस्टॉलेशन वाली सर्विस हो गई। पोस्टपेड में आप मुझे बताइए, क्या जब आप पोस्टपेड कनेक्शन लेते हैं, क्या आप अपना आईडी प्रूफ देते हैं, या देना किसी को भी पड़ता। पोस्टपेड कनेक्शन मिल जाता है? देना पड़ता होगा। एग्जैक्टली exactly, ऐसा कभी नहीं होता बच्चे कि विदाउट एड्रेस आपको कनेक्शन मिले पोस्टपेड का। कभी भी नहीं होता, ठीक है? इट इज इम्पॉसिबल। क्योंकि पहले सर्विस हम यूज कर रहे हैं, बाद में पे करेंगे नहीं, इसलिए। बट आप सोचिए, इट इज अ नेशनल सिक्योरिटी। हर बंदे के हाथ में फोन, कम्युनिकेशन जो है, किस नंबर से किसको कॉल हो रहा है, वो किस एड्रेस पे है, ये सब बहुत जरूरी है जानना। तो जब तुम कोई नया कनेक्शन लेते हो, लेट सपोज तुमने आज सोचा, अच्छा सर मैं लेके दिखाती हूँ, चले जाओ कल जियो पे, बोलना मुझे पोस्टपेड कनेक्शन चाहिए। वो आपको बोलेगा आपका आधार चाहिए, आपकी फोटो खींची जाएगी, वो लेगा ही लेगा वो आपसे। तो फिर तो वो सारे कनेक्शंस पे एड्रेस वगैरह मांगते ही होंगे। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। लेकिन प्रीपेड में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, कि थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अलग है, कुछ अलग है। पर मैं अगर पोस्टपेड की बात करूं, और वो हर कनेक्शन में एड्रेस होता है, बट अगर से हम सिर्फ पोस्टपेड पे बात करें, तो गारंटीड एड्रेस होगा आपका, चाहे आप रजिस्टर्ड हो, चाहे आप अनरजिस्टर्ड हो। क्या ये बात आप मानते हैं? यस सर। यस सर। आपने वो डोंगल सर्विस भी देखा है? मतलब वो छोटा सा डिवाइस आता है, लैपटॉप पे लगाओ, इंटरनेट आ जाता है, ठीक है ना? तो उसकी भी अगर मैं बात करूं, तो वो पोस्ट पेड इंटरनेट सर्विस उसको कह लीजिए, चाहे आप विदाउट वायर्ड। सो व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। कहिए, पहले मुझे यहां तक बताइए, कोई दिक्कत? नो सर। तो अब ना प्रीपेड में ना थोड़ा झमेला है, ठीक है? प्रीपेड काफी इवॉल्व हुआ है। आपको वो दिन याद नहीं होगा, बट आपको पता है कि दुकानों दुकानों पे प्रीपेड का नंबर होता था, उससे जाओ भैया 100 रुपए का रिचार्ज देना, और वो एक वाउचर टाइप दे देता था, और ले लिया, बिना जाने कि मैं कौन, और मैं किसी भी कनेक्शन पे जाके उसको रिचार्ज कर सकता हूँ। ये बात आप कनेक्ट करते हैं? नहीं, कैसे होते हुए देखा तो नहीं है। हाँ, ऐसे होता था। ये जो आप अभी ऐप सिस्टम चला रहे हो ना, ऐसा नहीं होता था, ठीक है? मेरा कैसे होता था मैं बताता हूँ। मान लो मेरे पास जब प्रीपेड फोन था ना, और अगर बैलेंस 2 रुपए बचा है, तो मैं क्या करता था, मैं शॉप पे जाता था, यहाँ से घर से बाहर निकलूंगा, मार्केट में जाऊंगा, ठीक है? और इजी शॉप्स में अवेलेबल होता था, जो ग्रोसरी वाले होते हैं ना, उनके पास भी होता था कभी कभी तो। और उनको बोलूंगा भैया 100 का रिचार्ज देना, तो वो मेरे से 100 रुपए लेता था। मेरे को एक कार्ड सा देता था, उस पे सिल्वर कलर का होता है, जैसे स्क्रैच कार्ड होता है ना, यस सर। ठीक है? वो हाँ। स्क्रैच करा, उस पे एक कोड लिखा था। फिर मैं फोन में एक कॉल करूंगा 11,
टू वट एवर, कोई भी नंबर जो जियो वालों का होगा, वो नंबर डालूंगा, योर फोन हैज बीन रिचार्ज। आप मुझे बताइए, ऐसा पॉसिबल होता है नहीं होता? होता ही था जी, ऐसे ही होता था। ऑनलाइन तो अब आई हैं चीजें। तो आप मुझे बताइए, वो जिस बंदे ने मुझे बेचा, ठीक है, हालांकि इसमें एक कंफ्यूजन आ सकती है कि सर्विस एयरटेल ने मुझे दी या उस बंदे ने दी, ठीक है, पर मैं उसके अंदर नहीं जा सकता। लेकिन एक बात बताओ, उस बंदे ने जिसने मुझे बेचा, मैं उसके एंगल से बोल रहा हूँ, व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है बच्चे? चलिए सॉरी, मैं आपको ऐसे बोलता हूँ, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ सप्लायर? कहने से वो तो एयरटेल है हाँ। यस सर। भाई, एयरटेल है, वो तो मिडल मैन था, ठीक है, वो अपने आप सेटल जो करेगा, मुझे नहीं पढ़ना होता। लोकेशन ऑफ सप्लायर एयरटेल, प्लेस ऑफ सप्लाई होता है वो जो डिस्ट्रीब्यूटिंग सेलिंग एजेंट है ना, उसका एड्रेस प्लेस ऑफ सप्लाई होता है। यानी कि मैं आपको छोटा सा बस यहाँ पे लिखवाऊंगा और आपका अपने आप समराइज होता जाएगा। तो सबसे पहले केस में मैं आपको ये कह रहा हूं कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है बच्चे? एड्रेस ऑफ सेलिंग एजेंट। यहां तक क्लियर है बच्चे? यस यस सर। सर। अब आगे सुनिए। सेलिंग एजेंट के अलावा सब लोगों ने रिचार्ज रखने स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है। ऐसा कैसे होता था मुझे नहीं पता, टेलीकॉम वालों के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसे बटे हुए हैं हमें क्या पता। लेकिन ऐसा होता था कि वो सेलिंग एजेंट नहीं है, पर सबके पास पड़े हुए हैं, तो मैं उसके पास गया, भाई रिचार्ज दे दे। दुकान पे ही गया, बट ही वॉज नॉट अ सेलिंग एजेंट। तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई होता था जहां पे पेमेंट करी गई है। यानी कि अगर मैं जिस बंदे के पास गया और अगर वो सेलिंग एजेंट नहीं है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई होती थी प्लेस ऑफ पेमेंट। अच्छा जी, बेटे आपको बस ये याद रखनी है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। और आखिरी जो आज के टाइम पे आप करते हो, कह रहे सर ये कौन से जमाने की बातें कर रहे हो, जियो की ऐप है हमारे फोन में, हम जाते हैं, हम रिचार्ज कर देते हैं, कौन जा रहा है मार्केट प्रीपेड रिचार्ज करने? हाँ तो आप मुझे बता दो, अगर आप नेट बैंकिंग के थ्रू, यूपीआई के थ्रू, ऐप के थ्रू करते हैं, तो प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा लोकेशन ऑफ रिसीप्ट। मेक्स परफेक्ट सेंस। एवरी नंबर हैज डिटेल्स। तो उसमें तो तुम जब जा रहे हो उस ऐप पे ही जा रहे हो, तो तुम्हारा पता है इस नंबर पे रिचार्ज हो रहा है, वो नंबर का एड्रेस है उनके पास, तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। यानी कि मैं आपको कहीं ना कहीं इधर आपको ऐसे लिख देता हूं, ऑनलाइन पेमेंट वाला सारा का सारा इधर आ गया। सबसे पहले सेलिंग एजेंट, और अगर सेलिंग एजेंट नहीं है तो जहां पे पेमेंट करिए, और नहीं तो ये। अब आप मुझे बताइए कैसी रही बच्चे? क्लियर है? यस सर। देखो टेलीकॉम में सीधी सी बात है, तारे जा रही हैं, देयर आर वायर्स, देयर इज वाईफाई, देयर इज डीटीएच एंटेना लग रहा है, तो जहां पे भी इंस्टॉलेशन है वो प्लेस ऑफ सप्लाई। पोस्टपेड के अंदर एड्रेस, प्रीपेड के अंदर सेलिंग एजेंट, अदरवाइज वेयर पेमेंट इज मेड, अदरवाइज ऑनलाइन पेमेंट हो रही है, जो सबसे कॉमन है दैट इज लोकेशन ऑफ रिसीट। यहां तक क्लियर है आपको? यस सर। यस सर। अब मुझे एक बात बताइए, इसमें एक लीस्ट सर्किट के ऊपर भी एक बात है। एक बात बताओ, अगर मुझे कोई, ये फाइल मुझे दुष्यंत सर को मेल पे भेजनी है, क्या मैं उनको भेज सकता हूँ? हाँ। भेज सकता हूँ, पर क्या ऑटोमेटिकली अनुराधा मैम के पास आ जाएगी? ऑटोमेटिकली तो नहीं आएगी। क्या तरीका है अनुराधा मैम तक पहुंचाने का? उनकी ईमेल या फिर नंबर पे आपके सेंड करना। एग्जैक्टली exactly. तो सर ईमेल आईडी में डाल दो, और अगर मुझे 150 लोगों को
ये फाइल पहुंचानी है, क्योंकि ये एक फाइल है जो मैं अपडेट करता हूं तो उसके बाद 500 लोगों को इस फाइल से काम है। कोई इसके लिए ड्राइंग बनाएगा, कोई इसके कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा। तो आप मुझे बताइए, क्या ये सर्विस प्रोवाइडर इंटरनेट वाले कुछ ऐसा सर्किट देते हैं कि जो कॉरपोरेट्स में यूज होता है, कि मैं एक ड्राइव में डालूं और मेरे 15 ऑफिस में सबको उस ड्राइव में अपने आप दिखने लग जाए? यस, हाँ देते होंगे। हाँ दिस होता इज है। एग्जैक्टली ये ऑफिस की रिक्वायरमेंट। एक टाइम पे हम भी ऐसा सोच रहे थे, हमने नहीं करा वो चीज। लेकिन अगर मुझे चाहिए कि भाई एक शीट अपडेट हो गई, ठीक है, तो वो मेल भेजेंगे, 4-5 एम्प्लॉयज है, मेल से हो जाता है, ठीक है। लेकिन आप सोच के देखिए कि जो कॉरपोरेट्स में होता है ना, जैसे बिग फोर में, तो उनकी एक कॉमन ड्राइव है, उसमें लोग फोन पे बात करते हैं कि देख जब तू सारे चेंजेस कर देगा बस फिर मुझे बता दियो, मैं वहां से फाइल उठा लूंगी। दे डोंट कम्युनिकेट ओवर ईमेल। ईमेल पे तो होता है, वो अलग बात है, पर वो फाइल्स इतनी हैवी होती हैं कि हर चीज, ईमेल भी एक थर्ड पार्टी है ना, तो उनका अपना ही एक हार्डवेयर स्ट्रक्चर है, अपना ही इंटरनल स्ट्रक्चर है। क्या आप कनेक्ट कर रहे हैं इस बात से? मतलब जैसे ईमेल होता है वैसे कंपनीज अपना कोई वो बनाती है हाँ हाँ, स्ट्रक्चर। सर्वर्स होते हैं, कंपनी के अपने पर्सनल सर्वर्स होते हैं। क्योंकि मैं ईमेल भेज रहा हूं तो मैं जीमेल यूज कर रहा हूं, और बीच में अगर कोई हैकर आ गया तो मेरा तो डेटा ले जाएगा भाई वो। इट इज अ थ्रेट। आई वांट माय ओन सर्वर, माय ओन 500 एम्प्लॉयज transacting those files within these 500 people. I don't want any third party interaction. होता है ऐसा, बहुत नॉर्मल है। हर नॉर्मल क्या है, हर कंपनी में है। तो ये सर्विस कौन दे रहा है? हम तो ले नहीं रहे। आपके हिसाब से कंपनीज लेती हैं? हाँ लेती हैं। कौन दे रहा है? ये इंटरनेट प्रोवाइडर्स, और ये जो रिलायंस, जियो, एयरटेल, आपको क्या लग रहा है सिर्फ ये रिटेलर लेवल पे कमा रहे हैं? ये हर कंपनी का कम्युनिकेशन नेटवर्क क्रिएट करते हैं। दिल्ली में भी ऑफिस है, मुंबई में भी ऑफिस है, बैंगलोर में भी ऑफिस है। दीज ऑफिसेज में हजार हजार एम्प्लॉई हैं। दे हैव अ कॉमन सर्वर, कॉमन कम्युनिकेशन चैनल डेडिकेटेड। नो थर्ड पार्टी। कोई मतलब नहीं किसी का हैक हो जाएगा, मेरा करोड़ों का नुकसान हो जाएगा, मेरे कॉन्ट्रैक्ट्स का डेटा बाहर चला जाएगा। आई कैन नॉट अफोर्ड दैट। आई नीड सेपरेट लाइंस, सेपरेट सर्किट्स फॉर माई कम्युनिकेशन। ऐसा होता है। मेरे दिल्ली में 5 ऑफिस है। एयरटेल वाला आएगा मेरे उन 5 ऑफिस में, कोई बड़े से बक्से लगाएगा, सर्किट्स को लगाएगा। फिर सर्किट टू सर्किट तारे जाती हैं मुझे नहीं पता, बट हर ऑफिस में एक सर्किट सर्वर टाइप लगेगा। मुंबई में 4 ऑफिसेज हैं। 4 ऑफिस में बड़े बड़े सर्किट लगेंगे। 4 ऑफिस अगर अलग लोकेशन पे है तो 4 अलग अलग सर्किट्स लगेंगे। टोटल सर्किट कितने लगे? 9। हाँ। 5 लगे दिल्ली में, 4 लगे मुंबई में। और वो कह रहा है जी 9 लाख रुपए लगेगा महीने का, ये सारा काम चलाते रहेंगे, मेंटेनेंस हमारा सब कुछ। तो अब सवाल ये, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? जितने सर्किट वहां लगे, 5 और 4 के रेशियो में प्लेस ऑफ सप्लाई को तोड़ दूंगा। यानी कि अगर मैं एयरटेल हूं और मैं आपसे 9 लाख रुपए ले रहा हूं, तो आप ये कह सकते हैं, अगर तो मैं सेपरेट बता दूं तो ठीक है, और अगर नहीं बता रहा तो रेशियो क्या हो गया, नंबर ऑफ सर्किट्स इन ईच स्टेट। अगर एक सर्किट दिल्ली में, एक मुंबई में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली और मुंबई में आधा आधा होएगा। अगर 10 दिल्ली में, एक मुंबई में, तो 10:1। सो इट इज ऑन द बेसिस ऑफ सर्किट्स इंस्टॉल्ड। नाउ हाउ दी सर्किट्स ऑपरेट, हमें क्या पता भाई। समझ रहे हो? मुझे बताइए, क्लियर है? यस सर। तो इस तरीके से आपको ये समझ आया कि भाई, मतलब अगर तुम देखोगे तो डेटा तो है, बट हाँ मतलब थोड़ा सा सॉर्टेड वे में रखोगे, कि मतलब ये फाइल है, जो जो चीजें लिखी हुई हैं, फिर इसमें तुम अपना ग्रो करना है थोड़ा बहुत, टेलीकम्युनिकेशन में तो हो जाएगा। सर्किट के एग्जांपल दिए ना, बड़े आसानी से समझ आएंगे। वो सिंपल सा यही देता है। एयरटेल ने सर्किट लगाए, दिल्ली में 2 लगाए, मुंबई में 2 लगाए, तो चार्जेस है 40,000, तो 20,000 रुपए का प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली हो जाएगा, 20,000 का मुंबई हो जाएगा। मुझे बताइए, कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। ओके। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, तो अभी हमारा थोड़ा सा बचा हुआ है, पर हमारी सारा का सारा प्लेस ऑफ सप्लाई
ऑफ सर्विसेज खत्म है, पर बच्चों वाली बात बची हुई है, और बस अब हम वो रीड करेंगे। पहले मुझे बताइए, यहां तक क्लियर है? यस सर। यस सर। अब मैं क्या चाहता हूं कि मैं आपको एक फाइल दे दूं, और मैं बच्चे 2 मिनट में आ रहा हूं। ठीक है, और मैंने ना व्हाट्सएप का भी लिंक भेजा था, उधर ही भेजूंगा एक साथ, ताकि सब बच्चों को मिल जाए। मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, 2 मिनट दीजिए, बस 5-10 मिनट की और क्लास है। सर थोड़ा ऊपर कर देना उसको। हाँ जी, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस अब हुई है। तो बस अब हम लोगों ने जैसा कि सेक्शन 9 करा था बच्चे, और ये क्या है हमारा टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया, कि अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर इज इन टेरिटोरियल वाटर्स, समुद्र में है वो सप्लायर, it shall be deemed that location of such supplier is in the coastal state or the UT, क्योंकि हो सकता है किनारे पे यूटी लग रहा हो, where the nearest point of the appropriate baseline is located. Similarly, in case where the place of supply is territorial water, अगर place of supply territorial water है, the place of supply shall be deemed to be the state where the nearest point of the baseline is located. कहिए साहब जी, कोई दिक्कत? नो सर। ले दे के अगर मैं आपको इधर एक सही से लिखवा दूं, क्योंकि मैंने उधर नहीं लिखा सही, तो मैं बस आपको ये बोलना चाह रहा हूं, मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं, लोकेशन ऑफ सप्लायर इन दिस केस मान लीजिए दिल्ली है, और प्लेस ऑफ सप्लाई ये है, तो मैं प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानूंगा कंक्लूडिंग बात में? महाराष्ट्र, क्योंकि मेरे नजदीक क्या पड़ रहा है ज्यादा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। तो ले दे के बाद ये है, अगर लोकेशन ऑफ सप्लाई टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया में है, तो जो भी नियरेस्ट स्टेट होगी वो ले लूंगा, और अगर प्लेस ऑफ सप्लाई टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया में है, तो जो भी नियरेस्ट स्टेट होगी वो ले लूंगा। कहिए, क्या कोई दिक्कत आपको इसके बारे में? नो सर। अगर कोई दिक्कत नहीं है, तो इसी के साथ आपका सारा का सारा प्लेस ऑफ सप्लाई खत्म होता है बेटे, खत्म होता है बेटे, खत्म होता है बेटे। कहिए बेटे, कैसी रही? यस सर। ठीक है, अगर तुम सोचोगे, देखो डेटा है जीएसटी में भी। सर मतलब अगर एक साथ आएगा तो मतलब बहुत ज्यादा एग्जैक्टली ही है। हाँ। हाँ। ठीक है, क्योंकि ना वो प्लेस ऑफ सप्लाई ना, देखो अब ना पेपर का लेवल क्या कर दिया है, वो ना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं पूछते। अब वो इस प्लेस ऑफ सप्लाई में सो जो TWI का एग्जाम्पल डाल देते हैं। ठीक है, अब भाई बंदा घूम जाता है यार, ये उधर ले गया, फिर ये ई कॉमर्स को भी घुसा देगा कहीं ना कहीं, तो ना वो हिला देता है। वो जीएसटी में अब दिक्कत क्या कर दी है कि वो भी ना घुमाने लग गए हैं चीजों को। तो बट मैं आपको ये बोलूंगा कि डेटा यही है, बट अपना ना डॉट्स कनेक्ट अच्छे से करो, कि जब तुम क्वेश्चन करो ना, तो तुम देखो भाई मैं नोट्स में क्या लिखा था, और मैं क्यों, अगर मेरा आंसर नहीं आया तो कहाँ दिक्कत रहेगी। क्योंकि ना वो ड्रिल डाउन करना भी एक आर्ट है, वो ड्रिल डाउन कर लोगे तो हो जाता है, विच इज उस टाइम पे 3 घंटे में करना टफ होता है, बट अगर मैं आपको बोलूं हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, पर मतलब दम डाल दो कि भाई चलो सही है, अब 10 तारीख को जब दोगे टेस्ट तो एकदम सही से करो, जहां अटक रहे हो मेरे को दिखाओ वो। ठीक है बच्चों? ठीक है सर। यस सर। चलिए, तो इतना रखते हैं। कल मैं आपको 11 बजे की मेरी कोशिश है, 11 से 12:30 AS10 खत्म करा दिया जाए तो बढ़िया हो जाएगा। फिर उसके बाद तुम्हारा बस AS15 रह जाएगा। ठीक है ना? और AS26 वो है हमारा। मैडम उस लिस्ट में नहीं लिखा था। 26 भी नहीं हुआ हुआ। नहीं हुआ हुआ? नहीं। अच्छा, तो उसमें फिर मैंने उसके देखा, बाद। उसमें दो बार 25 25 लिखा, तो एक बार 26 का होगा फिर वो। अच्छा, चलो ठीक है, फिर अगला फिर 26 उठा लूंगा 10 के बाद, ठीक है सर। 15 के ठीक है बाद। सर। ठीक है बच्चे? चलिए, तो इतना रखते हैं जी, और मिलेंगे बहुत ही जल्द। टिल देन बाय 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 बाय।